हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा टॉपिक लगातार चल रहा है संस्कृत पद्य शिक्षण, तो आज हम देखते हैं 2 पॉइंट इसके अंतर्गत संस्कृत काव्य शिक्षण का महत्व और पार्ट्स ऑफ लेसन प्लान या फिर स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। सबसे पहला पॉइंट है हमारा संस्कृत काव्य शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत पोइट्री टीचिंग। जैसा कि इसके विषय में कहा गया है, इन पोइट्री द साउंड एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर combined to express feelings, thoughts and ideas। तो इसी विषय में हम आगे कह सकते हैं कि संस्कृत में काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः संस्कृत शिक्षण में भी काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग पद्य यानी कि काव्य में ही है। कविता में पद्य गद्य से अधिक शक्तिवान है। संस्कृत आचार्यों ने तो कविता के उद्देश्य यानी प्रयोजन के विषय में ही कह डाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वैचक्षणेणम कलासुचा करोति पीड़ितिम कीर्तिंच साधु काव्य निवेशनम। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में कहा है, काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवे रक्षतये श्रद्धा पर निर्वर्तये कांता समित योगदेश युगे। इस प्रकार काव्य के प्रयोजन यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, सद्व्यवहारी तथा अकल्याणकारी कार्यों से बचाने हेतु एवं एक कांता के समान मृदुभाषा या फिर मृदुभाषी यानी उपदेश देना है। अतः दैनिक जीवन में काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ लेसन प्लान या फिर स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। तो सबसे पहले है संस्कृत पाठ्य योजना के सोपान यानी कि शीर्षक। तो इस विषय में हम देखते हैं सबसे पहले क्षेत्र, विद्यालय तथा शिक्षण स्थान। जब लेसन प्लान तैयार होता है तो सबसे पहले प्लेस एंड नेम ऑफ स्कूल ये डाला जाता है। सेकंड खा विषय यानी कि सब्जेक्ट। थर्ड इकाई यानी कि यूनिट, कौन सी यूनिट से लिया गया है। उप इकाई सब यूनिट। कार्य अथवा पाठ यानी कि टॉपिक, कक्षा, क्लास, घंटा, पीरियड, समय, ड्यूरेशन मतलब कितने समय का, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, दिनांक यानी कि डेट। सेकंड स्टेप आ जाती है पाठ के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन। तो इस विषय में हम देख सकते हैं किसी पाठ के पढ़ने से छात्रों को क्या लाभ होगा, उनकी कौन सी शक्ति विकसित होगी, उन्हें किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य की ओर इंगित करते हैं। प्राध्यापक के लिए उद्देश्य निर्धारित करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के शिक्षण कभी सफल नहीं हो सकता। उसके लिए एम्स या ऑब्जेक्टिव्स आवश्यक होते हैं शिक्षण कार्य के लिए। उद्देश्य स्पष्ट होने पर प्राध्यापक पाठ्य योजना का निर्माण भली भांति कर सकता है। उद्देश्य के अनुसार वह पाठ विषय संबंधी सभी सामग्री एकत्रित करता है। छात्र अध्यापक हो या किसी भी प्रकार का अध्यापक हो, जब पाठ्य योजना का निर्माण करता है तो जो बिंदु होते हैं उनका ध्यान रखता है, और उद्देश्य तो महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखना ही होता है। उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सही शिक्षण विधि का चुनाव हो सकता है। पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्राध्यापक संदर्भ संबंधी निर्देशन दे सकता है। जो टीचर है अधिक सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब उसने उद्देश्य निर्धारित कर लिए हों। स्पष्ट उद्देश्य पाठ को भली भांति जानने एवं समझने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। किसी भी पाठ को पढ़ाने पर छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन किस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि बालकों को तथ्यों एवं सूचनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना तथा उन बालकों को किसी वस्तु विशेष के विषय में ज्ञान प्रदान करना, बालकों को वस्तु विशेष के विषय में समझाना, बालकों को जो है योग्यता एवं दक्षता प्रदान करना। वस्तु से यहाँ तात्पर्य ये हो सकता है कि श्लोक हो सकती है, कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, या फिर पेड़ पौधे आदि जो भी विषय है उससे संबंधित कोई भी टॉपिक हो सकता है। यहाँ काव्य की बात चल रही है तो यहाँ पर इसके उद्देश्य में यति, गति, लय आदि आ जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इन उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ये आपके सामने है। सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो सामान्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत कविता में छात्रों का सामान्य अनुराग उत्पन्न करना, यति, लय, गति एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की योग्यता प्रदान करना, छात्रों के भावों का परिष्कार करते हुए उनमें उदात्त भावों का विकास करना। कविता के अंतर्गत शब्द योजना के आधार पर दृश्य चित्रों की सद्भावना यानी उद्भावना करना, काव्य का सौंदर्य की अनुभूति करने की क्षमता प्रदान करना तथा
कविता के प्रमुख भावों को ग्रहण करने की भी क्षमता प्रदान करना, संस्कृत कविता का रसास्वादन करके अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करना। अब हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराना है कि धर्म के इतिहास के, यानी कि मान लीजिए कोई धर्म का टॉपिक आ गया या कोई दूसरा आ गया, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का गीतामृतम ही आ गया, तो उसमें ये कह सकते हैं कि धर्म के इतिहास के समय सज्जनों के परित्राण के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। इसी से छात्रों को, यानी कि टॉपिक जो लिया गया है, गीता ले लिया या जो भी है, कि अमर संदेश से परिचित करा के उनके मन में उदात्त एवं पुण्य विचारों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। यानी कि वे उद्देश्य होते हैं विशिष्ट, जो कि प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। यदि आप जानवरों की बीमारियां पढ़ा रहे हैं या फिर कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं जो नैतिकता से संबंधित है, तो विशिष्ट उद्देश्य जो है छात्रों को नैतिकता का विकास कराना है। अब सामान्य उद्देश्य में फिर बता देती हूँ। सामान्य उद्देश्य तात्पर्य विषय विशेष को पढ़ाने से हमारा उद्देश्य रहा है। ये उद्देश्य किसी विषय विशेष के किसी भी पाठ को पढ़ाते समय सर्वथा उन्मुख रहना चाहिए। ये विषय से संबंधित रहते हैं तो ये उद्देश्य निश्चित रहते हैं। यानी कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित और विशिष्ट उद्देश्य जो है टॉपिक से संबंधित रहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब टॉपिक पर आने से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। पूर्व ज्ञान से तात्पर्य पूर्व पठित वस्तु के साथ सभी प्रकार के पूर्व अनुभवों से है। पूर्व यानी कि इससे पहले जो पाठ पढ़ा जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है टीचर, उससे पहले क्या पढ़ा है, यानी कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए हमें प्रस्तुत पाठ एवं शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। शिक्षक को छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उचित ढंग खोजना चाहिए। प्रस्तावना का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्र पाठ में रुचि लें तथा पाठ पढ़ने के लिए पूर्ण मनोयोग से स्वयं को प्रस्तुत करें। ये कार्य शिक्षक पूर्व ज्ञान अथवा पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से सरलता से कर सकता है। प्रस्तावना छोटी ही होनी चाहिए। बालकों के मनोविचार को अपने पढ़ाए जाने वाले पाठ के प्रसंगानुकूल करने के लिए प्रश्नोत्तर, सहायक सामग्री, पर्यटन प्रतिवेदन का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन आंसर अगर पूछे जा रहे हैं तो ऐसे होने चाहिए कि सरल से कठिनाई की ओर होने चाहिए। अधिक कठिन प्रश्न नहीं लेने चाहिए। प्रस्तावना के लिए जो पूछे जाते हैं प्रश्न अंत में जाकर उद्देश्य कथन यानी कि टॉपिक से जुड़ जाना चाहिए। प्रस्तावना का होना प्रत्येक पाठ के लिए आवश्यक नहीं है। कभी कभी सीधे पाठ को पढ़ाना भी अच्छा होता है। जैसे यदि कोई शिक्षक 7-8 जो है कोई पॉइंट्स लेकर आता है, उसके विषय में एक बार में ही पढ़ाना है और वो शॉर्ट में है तो उनको पढ़ा सकता है। प्रमुख रूप से प्रस्तावना के 3 अंग होते हैं: संबंध, पूर्व अनुभवों तथा पूर्व ज्ञान आदि से संबंध स्थापित करना, इस संबंध को जानकर नए पाठ के विषय में प्रेरणा देना, छात्रों को पाठ तथा शीर्षक के विषय में पूर्ण शीर्षक से सूझ यानी कि इंसाइट देने का अवसर देना। अब हम देख सकते हैं प्रस्तावना का एक प्रारूप। जैसे कि हम रामनवमी क्यों मनाते हैं, तो इस दिन भगवान राम का जन्मदिन है। तो जन्माष्टमी मनाने का क्या कारण है? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। राम और कृष्ण के समय की सबसे प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? राम रावण युद्ध यानी और महाभारत। तो महाभारत युद्ध किसके बीच लड़ा गया? कौरवों एवं पांडवों के बीच लड़ा गया। पांडव कितने भाई थे? तो 5 भाई थे। अगर पूछा जाए अर्जुन कौन था? पांडव एवं कृष्ण का सखा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? गीता का उपदेश दिया। ये उपदेश कब दिया? महाभारत में युद्ध के समय दिया। तो ये प्रश्न तो ज्यादा संख्या में होगा या वैसे निश्चित रूप से 4 या 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल था। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रस्तावना से पाठ जो है आकर्षक बन जाता है और अपने अपने आप को गति प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।